अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 दैट इज़ 6.5। और हमारा जो टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी का वो स्टिल कंटिन्यू होगा। अ, यहाँ पे हम सबसे पहले तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के लिए हम कौन कौन से लॉज को फॉलो करेंगे। Suppose it is easier to compute the probability of an event from known probabilities of other event. This is true if the event can be expressed as some union or intersection of other two events or is the complement of other two events. Uh, मीन्स अगर हमारे पास दो सेट्स हों, उन दोनों का हम यूनियन में इंटरेस्टेड हों, उनकी यूनियन के प्रोबेबिलिटी में, तो हमारे पास तीन चार किस्म की टाइप्स हो सकती हैं मोस्टली कि वो दो सेट्स हैं वो आपस में टोटली डिसजॉइंट हो। टोटली डिसजॉइंट मींस उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या ऐसा हो कि एक सेट दूसरे पे ओवरलैप कर रहा हो। ओवरलैप मींस कि सम ऑफ द पोर्शन जो है वो एक सेट का दूसरे के साथ कॉमन हो। तीसरा, एक सेट दूसरे का सबसेट हो। अ, अब सबसेट का मतलब ये हुआ कि जो छोटा सेट होगा वो कम्प्लीटली ए के अंदर लाई करेगा। ओवरलैप और सबसेट में फ़र्क ये है कि एक में कम्प्लीटली और एक में सम ऑफ द पार्ट जो है वो कॉमन होता है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी यूनियन की वो किस चीज़ की इक्वल होगी या इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किस चीज़ की इक्वल होगी। तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि सपोज फर्स्ट पॉइंट है कि ई जो है हमारे पास ये कोई इवेंट है, कोई भी इवेंट हो सकता है। तो ई की जो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ तो उसको हम लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहेंगे। इसी तरह अगर ए और बी दो इवेंट्स हों तो उनको हम कैसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना चाहता हूँ तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ऑफ एनी इवेंट। अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई से दो सेट्स की यूनियन का अकरेंस हो रहा है तो उसके यूनियन का आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। सेम केस इंटरसेक्शन के लिए भी है। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन हो तो आप दो सेट्स के इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एडिशन का रूल है प्रोबेबिलिटी का तो यूनियन जो है वो मोस्टली कन्वर्ट होता है प्रोबेबिलिटी में एडिशन में, और जो इंटरसेक्शन होता है वो मोस्टली कन्वर्ट होता है सब्ट्रैक्शन में इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो इसको हम कहते हैं जो वन और टू रूल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास दो रूल्स हैं और ये रूल्स हैं को हम कहते हैं कि लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एडिशन। अगर ए और बी डिसजॉइंट हो डिसजॉइंट मीन्स कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, दे आर टोटली डिफरेंट, तो उस केस में अगर आप उनकी यूनियन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर उनमें कुछ कॉमन हो, कुछ पोर्शन कॉमन हो, या एक सेट कम्प्लीटली दूसरे में कुछ कॉमन हो, उस केस में फिर हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वो जो कॉमन पोर्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी से माइनस कर लेते हैं। इस थ्योरम को हम प्रूफ भी कर लेते हैं। हम कह तो रहे हैं कि ये थ्योरम है लॉ ऑफ एडिशन का। अगर ए और बी जो है हमारे पास कोई टू इवेंट्स हों सैम्पल स्पेस एस में, और तो हमने प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस केस में अगर ए बी आपके पास डिसजॉइंट तो आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज़ ज़ीरो, तो उस केस में ये ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो रह जाएगा। लेकिन अगर वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, कुछ कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ वो आता रहेगा। हम थ्योरम को प्रूफ को शुरू करते हैं वेन डायग्राम से।
ये हमारे पास सपोज इवेंट ए है या सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, और ये जो होल मैं इसको हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किया हुआ है, ये हमारे पास है सैम्पल स्पेस। और इस सैम्पल स्पेस में ए कोई इवेंट है और बी कोई इवेंट है, और इन दोनों इवेंट में कुछ जो पोर्शन है वो कॉमन है। दैट इज़ इस पोर्शन को हम फिर क्या कहेंगे, ये पोर्शन है ए और बी का कॉमन पोर्शन या ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो अब अगर इसको मैं यूनियन में लिखना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, वो किसकी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, लाइक इसको मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में ये सारा पोर्शन आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में भी सारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों पोर्शन में ये जो रीजन है ये दो बार आ गया है, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी रिपीट हो रहा है। चूँकि दोनों में रिपीट हो रहा है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तब जाके ये ए यूनियन बी की इक्वल बनेगा। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे भी सैम्पल स्पेस पे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा और यहाँ पे भी डिवाइड होगा, सेम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी पर्टिकुलर इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, दिया हमें देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। अगर यहाँ पे हमारे पास है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, इट मीन्स हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी हमारे पास कोई पर्टिकुलर इवेंट है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर इवेंट divided by number of element in sample space, it will gives the probability of that particular event। so यहाँ से आ जाएगा probability of A union B। यहाँ से क्या आएगा, number of element in A divided by number of element in S। so यहाँ से आएगा probability of A, यहाँ से probability of B और यहाँ से probability of A intersection B। so ये जो है हमारे पास इसका प्रूफ है थ्योरम का, कि अगर दो इवेंट जो हैं वो कोई से भी दो इवेंट हो किसी सैम्पल स्पेस में, तो उनके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी होगा, फंक्शन जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों के इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी माइनस अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, और क्रोलरी जो है एक क्रोलरी हमारे पास आ गई है। शायद आप लोगों को पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थ्योरम और क्रोलरी में फ़र्क क्या होता है। थ्योरम हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट होती है मैथमेटिक्स में, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, और इसका कोई मैथमेटिकल रीजनिंग दे के या ज्योमेट्रिकल रीजनिंग दे के इसको प्रूव किया जा सकता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट माने जाते हैं मैथमेटिक्स में। क्रोलरी जो होते हैं दीज आर द रिड्यूस्ड रिजल्ट्स which are reduced from these theorems। तो उन थ्योरम्स से हम जो रिज़ल्ट डिड्यूस कर लेते हैं तो उनको हम कहते हैं क्रोलरीज। अब हमने जो रिज़ल्ट प्रूव किया है अभी लास्ट थ्योरम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमें क्रोलरी जो है वो जनरेट होती है कि अगर ये ए और बी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, मींस इन दोनों में कोई कॉमन ना हो, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, तो क्या होगा। थ्योरम में हमने ब्रॉडली बात की थी कि ए और बी कोई से दो इवेंट्स हैं, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं और लैपिंग हैं, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हमने ब्रॉडली बात की है। लेकिन क्रोलरी में हम स्पेसिफाइड कर लेते हैं कि ए और बी जो है वो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो क्या होगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा है तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। तो जो फार्मूलाज में इंटरसेक्शन आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी थ्योरम में, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो होता है वो इक्वल होता है ज़ीरो के, बिकॉज या तो आपके पास प्रोबेबिलिटी मिनिमम से मिनिमम ज़ीरो हो सकती है और प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ इवेंट की मैक्सिमम से मैक्सिमम वन हो सकती है।
अगर आपके पास नल सेट है इट मीन्स कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है। दैट केस में जो ये एक्स्ट्रा टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल वैनिश, और आपके पास क्या रह जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हमारे पास है क्रोलोटी वन। आप देख सकते हैं ये क्रोलोटी वन है। क्रोलोटी टू में कहता है कि यहाँ पे इसने बात की है दो इवेंट्स की। अगर मेरे पास n इवेंट्स हों और वो n के n इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, फिर ये जो आपका जो रिज़ल्ट है थ्योरम है वो n एलिमेंट्स तक एक्सटेंड हो सकता है। इसको n एलिमेंट्स में लिखा हुआ है, बशर्त ये कि आपके पास n जो इवेंट्स हैं a1 से लेकर n तक ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। अब हम एक एग्जांपल एक कर लेते हैं कि वन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 अप टू 50, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज़ फ्रॉम 1 टू 50, तो उनकी जो सैम्पल स्पेस होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सैम्पल स्पेस विल बी 50, बिकॉज हमारे पास जो नंबर हैं वो 1 से 50 तक हैं। जो हमसे प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं कि क्या चांसेस हैं कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 हो या डिविजिबल बाय 8 हो। तो हम पहले देख लेंगे कि डिविजिबल बाय 6 1 से 50 तक कितने एलिमेंट्स बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। एंड देन सेकंड इवेंट पे मैं ले लूँगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 8 फ्रॉम 1 टू 50 कितने हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड देन देखूँगा कि जो 6 से डिवाइड होते हैं और 8 से डिवाइड होते हैं क्या इनमें से कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों से डिवाइड होते हों, तो वो कॉमन में आ जाएंगे। तो हमारा जो इवेंट ए होगा कि नंबर डिविजिबल बाय 6, तो हमारे पास ये हैं। बी जो हमारा इवेंट है नंबर डिविजिबल बाय 8, वो हमारे पास ये है। इन दोनों सेट्स में देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन है या नहीं है। यस ऑफ कोर्स 24 जो है वो 6 पे भी डिविजिबल है और 8 पे भी डिविजिबल है। इसी तरह 48 जो है वो 6 पे भी डिविजिबल है और 8 पे भी डिविजिबल है। सो 24 और 48 जो होंगे हमारे पास ये इंटरसेक्शन में आएंगे। नाउ उसने चूँकि बात की है क्वेश्चन में और की, तो और यूज़ होता है यूनियन के लिए, ये अपना एन में भी पढ़ चुके होंगे, और एंड यूज़ होता है इंटरसेक्शन के लिए। तो उसने कहा क्वेश्चन में ये डिमांड की है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी विच इज़ डिविजिबल बाय 6 और 8। सो और यूज़ हुआ है, so we have to find probability of A union B. By the formula, probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का भी पता है कि वो 8/50 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें नोन है 6/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी नोन है 2/50। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट 6/25। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है इफ़ टू डिवाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। टू डिवाइस हम रोल करते हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जब टू डिवाइस रोल करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना बनता है 36। हमने क्या करना है कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि उसका सम तो या 7 आए या 11 आए। तो पहले तो हम नंबर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम जो है वो 7 आए डिवाइस रोल करने से, और कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो उनसे सम 11 आ जाए। तो सम को अगर मैं ऐड करके 7 आ जाए, इसको अगर मैंने इवेंट ए कह दूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 7 की इक्वल है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 6 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज़ 36। तो यहाँ से 1/6 इसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। दूसरा हमने फाइंड करना है 11 के लिए। सो हमने ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनका सम जो है वो 11 हो, तो वो हमारे पास ये हो जाएगा, दो ही पेयर हैं 6 5 और 5 6। क्लियरली इन दोनों ईयर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, और आपका हमारा जो फार्मूला है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इन दोनों के वैल्यूज पुट करेंगे, विल गेट आउट रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है कम्प्लीमेंट का, वो हम डिमॉर्गन लॉ से पढ़ते आ रहे हैं।
एक सेट होता है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि नफ़ी करना या नेगेटिव करना। मींस अगर मैं कहता हूँ कि वो स्कूल जा रहा है, तो और आप जो है हर बात में मेरे नेगेटिव करें कि वो स्कूल नहीं जा रहा, तो मैं जो बात करूँ आप उसको ना में कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी सेट को होल यूनियन से जो यूनिवर्सल सेट होता है उससे माइनस करते हैं। तो अगर मैं जाऊँ सेट्स के कंसेप्ट में, तो यूनिवर्सल सेट से माइनस करना कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर मैं आऊँ प्रोबेबिलिटी के सेंस में, तो जो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है वन। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं वन से सब्ट्रैक्ट करूँ किसी इवेंट को, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सेम कंसेप्ट इज़ देयर। सपोज वी डिवाइड a sample space S into two subsets of E and E dash such that, अगर मैं एक सेट को दो हिस्सों में डिवाइड करूँ, एक को मैं कह दूँ E, दूसरे को कह दूँ E कम्प्लीमेंट, और साथ में फिर रिस्ट्रिक्शन लगाऊँ, अगर दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो टोटल सैम्पल स्पेस बने, दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले लूँ तो वो एम्प्टी आए। ये दो प्रॉपर्टीज मस्ट होनी चाहिए। आप किसी आप किसी भी सेट को मज़ीद दो ऐसे सेट्स में डिवाइड कर दें जिनके आपस में कुछ कॉमन ना हो, लेकिन अगर उसको मैं कंबाइन करूँ तो वो कंप्लीट वो सेट वापस बन जाए। सो जाहिर है ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट ही होंगे। ऐसे सेट्स को हम फिर क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट कहेंगे। अब ये हमारे पास थ्योरम है, अगर ई एंड ई कम्प्लीमेंट वो हमारे पास कम्प्लीमेंट इवेंट हो, तो आप ये प्रूफ करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सिंस वी नो दैट कि अगर मैं ई और ई कम्प्लीमेंट का यूनियन ले लूँ तो वो सैम्पल स्पेस की इक्वल है। सो अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा। एंड वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस या सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू वन। ये दो बातें हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू वन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ज़ीरो। और जितने भी फंक्शंस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी वो लाई करती है इन बिटवीन ज़ीरो एंड वन। ज़ीरो कब होगी, जब आपका इवेंट ही एम्प्टी सेट हो। वन कब होगी, जब का इवेंट ही कंप्लीट वही सेट हो जो सैम्पल स्पेस है। अगर इन दोनों के बीच में है तो फिर इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी भी आएगी। सो प्रोबेबिलिटी विल जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और वन से ग्रेटर नहीं हो सकती। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू वन, और यहाँ पे यूनियन है। अब चूँकि ई और ई डैश जो है वो आपस में क्या है, उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। सो बाय यूजिंग थ्योरम यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये सिंपल सा प्रूफ है। एग्जांपल देखते हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड सिक्स टाइम इन सक्सेशन। एक कॉइन है, उसको सिक्स टाइम जो है वो टॉस किया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अकर्स। सिक्स टाइम अगर एक कोई कॉइन टॉस किया जाए तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर मैं टॉस कॉइन जो है वो वन टाइम टॉस करता हूँ, तो वहाँ पे दो हमारे पास क्या होंगी, इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगी। अब अगर सिक्स टाइम करते हैं तो टू पावर सिक्स हम फाइंड करेंगे कि टू पावर सिक्स किसकी इक्वल है, एंड टू पावर सिक्स इज इक्वल्स टू 64। तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, 64 के। अब क्वेश्चन में डिमांड है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अकर्स। एटलीस्ट वन हेड अकर का मतलब ये है कि उसमें कम से कम एक हेड हो। अब कम से कम एक हेड का मतलब है कि एक भी हो सकता है, दो हेड भी हो सकते हैं, तीन हेड भी हो सकते हैं, चार हेड भी हो सकते हैं, पांच हेड भी हो सकते हैं, छः हेड भी हो सकते हैं। मींस एक से लेकर छः तक सारे इसमें हेड्स हो सकते हैं। तो पीछे क्या बच जाता है, ज़ीरो हेड। तो हम बजाय इसके कि मैं वन हेड का भी देखूं कि वन हेड कितने हैं, टू वाले हेड कितने हैं, थ्री वाले हेड कितने हैं, फोर वाले हेड कितने हैं, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। बजाय इसके कि मैं ज़ीरो हेड देखूं और उसको टोटल जो वो है डेरिवेटिव है उससे माइनस कर दूं बाय यूजिंग इस कम्प्लीमेंट इवेंट्स वाला कंसेप्ट, तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए।
सो ई इज़ एटलीस्ट वन हेड, तो ई डैश क्या होगा, नो हेड अकर्स। तो नो हेड्स अकर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट में हो सकता है जब सारे के सारे क्या हो, टेल हो। और सारे के सारे टेल जो है वो एक दफ़ा आ सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं आ सकता। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट इज़ 1/64। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस 1/64 विच इज़ 63/64। अब अगर मैं इसको एटलीस्ट वन जो हेड है इसको अगर मैं काउंट करता तो वो 63 एलिमेंट बनते। तो 63 को काउंट करना 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 फिर उसको लिखना, ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। अगर मैंने और इसको अगर मैं कम्प्लीमेंट के कंसेप्ट से करूँ तो आई थिंक 3 लाइन में जो है ना ये कवर हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसका कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आप किसी एक इवेंट में इंटरेस्ट हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, लेकिन उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जो है वो कोई और इवेंट आता है और इसकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अफेक्ट अफेक्ट इन अ सेंस कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है, उसके चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। लाइक अगर मेरा इंटरेस्ट है या मेरा इवेंट है कि मैं लंग्स लंग्स कैंसर जो है वो, जो यंग ब्लड है, एडल्ट लोग हैं, उनमें कितने परसेंट लोग जो हैं वो लंग्स कैंसर वाले हैं। तो हमारा जो इवेंट ए है वो है अबाउट एडल्ट्स एडल्ट्स अबाउट लंग कैंसर्स। तो उसमें ये सारी सोसाइटी इन्वॉल्व होगी। अब उस सोसाइटी में कुछ ऐसे होंगे जो स्मोकर्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन स्मोकर्स होंगे, कुछ अल्कोहलिक होंगे। तो जो अल्कोहलिक या स्मोकर्स होंगे उनके ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो जो है वो लंग कैंसर के पेशेंट्स हों, बजाय उनके जिनके जो कोई नशा वगैरह नहीं करते हैं। सो जो स्मोकर्स होंगे या हैवी स्मोकर्स होंगे, अल्कोहलिक होंगे, वो जो हैं वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे लंग कैंसर की। अगर मेरा जो इंटरेस्ट हो वो क्या हो कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं ऑफ लंग कैंसर स्टूडेंट्स। सो ऐसे केस में जो ए है वो बी पे कंडीशनल हो रहा है। और इसके जो हमारे पास फार्मूला होगा ऐसे केस में तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गिवन दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो पॉजिटिव हो। अब इसके लिए एग्जांपल देखें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ प्राइम नंबर इन टॉसिंग अ डाई given that an odd number has turned up? What is the probability of rolling a prime number? हम क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपके पास जो है वो टॉस रोल करने से आपके पास प्राइम नंबर आ जाए और आपको ये गिवन हो कि टॉस टॉस डाई करने से आपके पास ऑड नंबर आ चुका है। अब ऑड नंबर आ चुका है तो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, और अगर ऑड ना आया होता तब क्या पॉसिबिलिटी होती। अब चूंकि प्राइम आ चुका है तो प्राइम नंबर में सॉरी ऑड नंबर में चांसेस हैं कि वो प्राइम हो, ज़्यादा चांसेस हैं। सो दैट्स वाई अगर मैं इवेंट ए ले लूँ दैट इज़ प्राइम नंबर और इवेंट बी ले लूँ कि ऑड नंबर, अगर ऑलरेडी ऑड नंबर आ चुका है तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा चांसेस होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि हमारे पास वो प्राइम नंबर आ जाए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दो एलिमेंट हैं, दैट इज़ 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 3/6 1/2। ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी से ये भी निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
given A. So this shows that the conditional probability can be used in expressing the probability of the intersection of finite number of events, और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम कि probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B given A. So इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि probability of B into probability of A given B. अगर आपके पास तीन इवेंट्स आ जाते हैं A B C, उस केस में क्या होगा, probability of A into probability of B given A into probability of C given A intersection B. सो इसने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है इसका, हमारे कोर्स में नहीं है, अदरवाइज है, हमारे कोर्स में इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो हमें सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। एग्जांपल 26 देख लेते हैं। एन अर्न कंटेन 3 red and 7 green balls. A ball is drawn, not replaced, in another is drawn. Find the following. कि P जो है वो रेड हो और 7 सेकंड पार्ट में जो है वो P रेड एंड ग्रीन हो। हमारे पास 7 जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं, 3 जो है वो रेड बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो होगी वो 10 होगी। और बॉल इज़ ड्रॉन नॉट रिप्लेस्ड मीन्स अगर आप बॉल को एक दफ़ा ड्रॉ करते हैं तो उसको अपने दोबारा रिप्लेस नहीं करना। मीन्स अगर पहले मेरे पास रेड बॉल, पहले मैंने ड्रॉ किया, रेड बॉल आया, उसको दोबारा उस अर्न में वापस नहीं रखना है। कुछ केसेस में ऐसे भी होगा कि उसमें हम कहेंगे अगर रिप्लेसमेंट अलाउड है, मीन्स मैं जो बॉल उठाऊंगा फिर जब नेक्स्ट अर्न कोई करेगा तो उसमें उस बॉल को रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो रेड एंड रेड हो या ग्रीन रेड एंड ग्रीन हो। जो हमारे पास फर्स्ट बॉल है उसको अगर मैं ड्रॉ करूँ वहाँ से आ जाए रेड बॉल, और सेकंड ड्रॉ करूँ वहाँ से भी आ जाए रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बी कंडीशन ए। तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी चाहिए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड टोटल कितने बॉल हैं, 3 बॉल हैं, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितने हैं, 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 3/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगी, पहला रेड है दूसरा भी रेड है, अगर पहला रेड गया तो रेड पीछे कितने रह जाएंगे, 2, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगी हमारे पास, 2/9। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर, सी अगर फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड सेकंड वन इज ग्रीन, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी, 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी, एक रेड बॉल चला गया है तो 3 में से एक गया तो 2 रेड बॉल रह गए हैं, लेकिन ग्रीन वही 7 के 7 होंगे, और टोटल बॉल जो है वो 10 में से अगर एक चला गया तो 9 रह जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डी गिवन सी विल बी 7/9। ये उसी तरह 3/9 3/10 और ये 7/9 पुट करते हैं, यहाँ से रिक्वायर्ड जो है वो रिजल्ट आ जाता है 3/10 7/9। उसके बाद जो कंसेप्ट है वो है डिपेंडेंट एंड अनडिपेंडेंट इवेंट्स का। इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर नॉट इक्वल, हाउएवर देयर इज एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ इवेंट्स which they are probability of A given B equals to probability of A. Then the knowledge of B occurring does not change the probability of A and we say that it is independent of B. अगर probability of A given B और A जो है वो equal हों, it means कि ये जो है आपस में independent हैं, और अगर equal ना हो ये dependent होंगे। Thus two events A and B are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence of another. सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होंगे कि अगर एक अकरेंस से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर एक इवेंट के अकरेंस से दूसरे पे फ़र्क पड़ रहा है इट मीन्स ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर मैं करूँगा तो आपको सही समझ आएगी। हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 है कि इन द सिमल्टेनियस
थ्रो ऑफ टू क्वींस, मैंने एक टॉस दो दफ़ा थ्रो कर लिए। गेटिंग अहेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड गेटिंग अ टेल ऑन द सेकंड कॉइन और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर मैं दो कॉइन टॉस करता हूँ, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, इसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों पे हेड भी आ सकता है, दोनों पे टेल भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है पहला मेरा हेड आ गया तो दूसरा मस्ट टेल आएगा। ये बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। लेकिन when a card is drawn from a pack of well shuffled cards and replaced before the second card is drawn, the result second draw is independent of first draw. इसी तरह अगर मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं वेल शफल्ड, उसमें से मैं कोई एक कार्ड ड्रा कर लेता हूँ और वो कार्ड ड्रा करने के बाद तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने ये ड्रा किया है, उस कार्ड को वापस उस जो है शफल्ड है या उस पैक है उसमें वापस रख दूँ और दोबारा शफल करूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये भी हैं कि वो वही कार्ड में दोबारा उठा लूँ और ये भी है कि वही ना हो, कोई और हो। सो इसका पहले कार्ड ड्रॉ करने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो दूसरी बार मैं उठाऊंगा तो वही होगा या वो नहीं होगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। द फॉलोइंग थ्योरम गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की इक्वल होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दोनों सेम सेम है चूँकि फर्दर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इंडिपेंडेंट है तो ये आपस में इक्वल हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको डिफिनीशन में पढ़ लिया है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू दिस, तो इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली इक्वल हो जाएंगे। और नेक्स्ट थ्योरम में क्या करेगा, ये इसको एक्सपेंड करेगा। अगर दो हैं, दो से अगर एन हो जाए तो फिर एन टाइम होगा एंड सो ऑन। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सपोज इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दमरा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू दमरा एंड फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, हमें फार्मूले का भी पता है, इस फार्मूले में जस्ट पुटिंग करनी है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मींस मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है दैट इज़ 2/5, ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे गिवन है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ वो वहाँ 2/5, दोनों सेम है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी गिवन है दैट इज़ 1/2, और रिमेनिंग जो एक रह गई है ये फाइंड आउट करनी है। इसका हल ये है कि इसको इधर ले जाते हैं और इसको वापस इधर ले आते हैं। तो दिस इज़ 2/5 प्लस दिस इज़ 2/5 माइनस दिस इज़ 1/2। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 3/10। तो ये इसका जो है सिंपल सा रिजल्ट है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी भी गिवन, बी प्राइम की भी गिवन, ए यूनियन बी भी गिवन, हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम जो है ये मैं कहाँ से निकालूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल्स टू 1, लाइक ये जो हमें रिजल्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम किसकी इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर आपको याद हो अभी हमने पढ़ा है कौन सा टॉपिक पढ़ा है अभी हमने, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाला, उसको यूज़ करके मैं यहाँ से क्या फाइंड करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करूँगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है दैट इज़ 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम गिवन है दैट इज़ 5/8। कम्प्लीमेंट्री वाला रिजल्ट यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के बाद फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम दैट इज़ 1 माइनस 5/8, फाइनल आ जाएगा 3/8। अब 3/8 इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
1/2 इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और 3/4 इज़ योर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/a यूनियन बी। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। सेम फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज पुट कर लेंगे, रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। सेकंड जो इसका पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और ये हमें कैसे पता है? मशहूर थ्योरम है हमारे पास एक, डी मॉर्गन्स थ्योरम। अगर मुझे ए यूनियन बी का पता है कि ये किसका, इसका प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, तो इसके कम्प्लीमेंट के डेरिवेटिव का तो फाइंड करने की इतनी खास ज़रूरत ही नहीं है। कम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करके डायरेक्ट यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ए यूनिट बी का अभी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3/4, इट इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4, आई थिंक सो। ये इसका क्या होगा? रिजल्ट होगा 1/4। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन इंस्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। अब वो कहता है अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो आगे फर्दर फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करें अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट की, ए यूनियन बी की वैल्यू पुट की, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, अ बैग कंटेन 30 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। कोई बैग है जिसमें 30 नंबर्स हैं 1 से लेकर 30 तक। तो हमने क्या फाइंड करना है? टिकट्स हैं कि इफ़ वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नंबर इज आइदर ऑड और द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो पहले एक इवेंट है कि वो ऑड हो, तो 1 से 50 तक मैं ऑड नंबर अगर देखूं तो 1 3 5 अप टू 29 15 नंबर हो सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 15/30 विच इज़ 1/2। बाकी कहता है कि ऑड अगर हो या तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो। तो 1 से 50 तक स्क्वायर ऑफ इंटीजर 4 है जो 2 का है, 9 है जो 3 का है, 16 है जो 4 का है, 25 है जो 5 का है। आगे 6 का जो है वो 36 है, तो वो 36 बियॉन्ड कर जाता है। तो यहाँ से मैं इवेंट बी ले लेता हूँ कि हमारे पास वो स्क्वायर हो ऑड इंटीजर का। दैट विल बी 4 एलिमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 4/30 दिस इज 2/15। इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो क्या क्या कॉमन है? 9 और 25 ये ऑड नंबर्स भी हैं। उन्होंने से ऑड नंबर मांगे थे, यस ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर भी हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 9 और 16। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ सॉरी 9/25, 2/30 विच इज़ 1/15। सो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे अब देख सकते हैं कि हमसे और का ये है कि वो तो या आइदर ऑड नंबर हो और या स्क्वायर ऑफ इंटीजर हो। तो दिस इवेंट यूनियन दिस इवेंट की बात हो रही है, बिकॉज ऑफ और जो है वो यूनियन की इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला हमें नोन है, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज़ 17/30। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टूडेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग अलजेब्रा टेस्ट इज़ 8/9। अगर वो सब्जेक्ट को पास कर सकता है अलजेब्रा का तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 8/9। हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द टेस्ट। पास करने की ये है, फेलिंग की क्या होगी? 1 माइनस पासिंग, ये मतलब आप कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो 1 माइनस पासिंग इज़ 1 माइनस 8/9 विच इज़ 1/9। सो यहाँ तक आज हम करते हैं इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे और साथ में रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।